कविताएं आपको अपने मेरे स्वर से पुस्तक से सुनाऊंगा, और जो फ़िलहाल पिछले 2-3 सालों में मैंने लिखी हैं। और तो एक कविता मैंने लिखी है बचपन, और जो कि इस उम्र तक आते हम, चूँकि हम अभी 40s के आसपास हैं, तो ये ऐसी उम्र है जहाँ पर चीज़ें मुझे जो समझ में आया कि थोड़ी समझ में आना शुरू हो जाती हैं, जीवन थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाता है, और व्यक्ति एक ऐसे अंतर्द्वंद से गुजरता है जहाँ पर कुछ पीछे छूट चुका होता है, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो गांव हो, क्योंकि आजीविका की तलाश में संभवतः हम मध्यवर्गीय लोगों को शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है किसी न किसी वजह से। तो कुछ खोने की एक कशिश और चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ और संवेदनशीलताएँ, तो मेरे स्वर में कुछ मैंने ऐसी ही कविताएं डाली थी। तो एक बचपन कविता का शीर्षक है, मैं वो आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बारिश में भीगने दो, बारिश में भीगने दो, कुछ पल तो जीने दो, गलियों की नदियों में कागज़ की वही नाव फिर से अब चलने दो, बारिश में भीगने दो। गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव में, गर्मी की छुट्टियां चल भी रही हैं, और इस बार कोविड-19 के चक्कर में सारे लोग घर में हैं, बच्चे भी इस बार नाना के यहाँ नहीं जा पाए, नाना नानी के यहाँ, और हम तो खैर अब आगे बढ़ गए तो साल में कभी एक यदा कदा जाना हो पाता है। तो बट वो भावनाओं को मैंने थोड़ा इसमें पिरोने की कोशिश की है कि गर्मी की छुट्टियों में मामा के गाँव में पकड़ते थे चींटियाँ जब पेड़ों की छाँव में, छत पे पतंग की उसी डोर से उलझने दो, बारिश में भीगने दो, कुछ पल तो जीने दो। उम्र बढ़ी तो क्या वो बचपन तो याद है, उम्र बढ़ी तो क्या वो बचपन तो याद है, कंचे खिलौने सब अम्मा के पास हैं, पापा को देखकर सिसकियां निकलने दो। जब भी पिताजी घर में आते थे इकट्ठी भावनाएं निकल पड़ती थी किसी न किसी वजह से। सो पापा को देखकर सिसकियां निकलने दो, बारिश में भीगने दो, कुछ पल तो जीने दो। लड़ते झगड़ते न गम न अभिमान था। घर में 2-4 भाई बहन, संभवतः हर परिवार में, गांव में पहले एटलीस्ट 90s 80s में है तो 2-3 भाई बहन होते थे, तो एक उनका आपस में एक अलग रिश्ता होता है। आजकल तो हम संग न्यूक्लियर फैमिलीज, अपार्टमेंट्स की लाइफ आ गई है, बट तो कहीं न कहीं उस चीज़ की एक तड़प है, एक छटपटाहट है कि लड़ते झगड़ते पर न गम न अभिमान था, नादा थे खुश थे उड़ने को आसमान था, खुद से बुनी हैं जो उलझने सुलझने दो, बचपन में रहने दो, बारिश में भीगने दो। तो फिर वही इस तरह की कुछ कविताएं मैंने लिखी और मेरे स्वर में भी मैंने डाला है। और मुझे आप लोग मुझे सूचित करते रहिएगा। मैं देख रहा हूँ बचपन तो याद है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, इसका द्योतक है। थैंक यू सर। और फिर मुझे खेलने का भी काफ़ी शौक़ है। काफ़ी दिनों से मैं नहीं कर पाया अभी लॉकडाउन से, अदरवाइज़ मैं टेनिस मुझे बहुत पसंद है, लॉन टेनिस खेलता हूँ, और मैराथन दौड़ने का शौक़ है। तो मैंने ये महसूस किया कि जब भी मैं खेलता 1-2 घंटे खेलता हूँ, उसके बाद जो एक ये केमिकल या बायोलॉजिकल टर्म होता है कि नहीं, हमने पढ़ा था कि खुश रहने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं और वो जनरेट होते हैं आप अगर स्पोर्ट्स करो। फिर मैंने उसको महसूस करना शुरू किया और उसको मैंने फिर अपने साहित्य, अपनी कविताओं में पिरोने का एक सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मैं जब भी सुबह 6-7 बजे खेल के लौटता, मुझे एक अलग ही खुशी का आभास रहता है, एक मेंटली एक नेक्स्ट लेवल पे मैं महसूस हमेशा करता था। और फिर मैं उन जो भी विचार आते थे मैंने उनको भी लिपिबद्ध करना शुरू किया। तो आज जो मेरा एक दिनचर्या है कविता लिखने का, कि जब भी मैं सुबह खेल कर लौटता हूँ या दौड़ कर लौटता हूँ, तो उसके बाद 1-8 घंटे अगर टाइम मिल गया हफ्ते में 1-2 बार, तो मैं कुछ लिखने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। तो गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ क्यों जा पाते हैं, संभवतः बात हम भी नानी के यहाँ जाते थे और हमारे बच्चे भी। वास्तव में ये रिसर्च का विषय है, और मैंने भी कभी इसको इस गौर तरीके से नहीं देखा। नंदा पांडे जी
तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, हौसलों का कारवां। तो ये है कि समय की पाबंदियों को तोड़कर जब भी मेरे हौसलों का कारवां, समय की पाबंदियों को तोड़कर जब भी मेरे हौसलों का कारवां मुश्किलों के बीच अकेला ही गुजरता है, तो सब कुछ नया नया सा लगता है, तो सब कुछ नया नया सा लगता है। जिस भी सुबह आईने में मोहब्बत झलकती है खुद के अक्स में, तो सारा दिन ये मन महका महका सा लगता है, सब कुछ नया नया सा लगता है, सब कुछ नया नया सा लगता है। और अगली पंक्तियां हैं कि नहीं दिखती मजबूरियां, नहीं दिखती कमजोरियां, नहीं दिखती मजबूरियां, नहीं दिखती कमजोरियां, और खुद को सबको बिना परिवर्तन ही अपनाने का मन करता है, तो सब कुछ नया नया सा लगता है, तो सब कुछ नया नया सा लगता है। और अगली 4 पंक्तियाँ जो आखिरी हैं मुझे बहुत ही बेहद दिल के करीब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू झा मैम, बहुत बेहतरीन आपने लिखा है कि जब जब ये धड़कनें बिना इश्क के धड़कती हैं, जब जब ये धड़कनें बिना इश्क के धड़कती हैं, जिस घड़ी ये सिलवटें पसीने से भीगती हैं, जिस घड़ी ये सिलवटें, जब जब ये धड़कनें बिना इश्क के धड़कती हैं, जिस जिस घड़ी ये सिलवटें पसीने से भीगती हैं, उन लम्हों में संघर्ष भी कितना अपना अपना सा लगता है, सब कुछ नया नया सा लगता है, सब कुछ नया नया सा लगता है। तो ये मैंने ये जो कविताएं लिखी, ये मुझे खुद को इंस्पायर करती हैं, और जब स्पोर्ट्स से उपजी हुई कविताएं हैं, और मुझे हमेशा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं, और मैं स्वतः के लिए भी और अपने मित्रों के लिए भी, और मैंने इसलिए इसको मेरे स्वर में डाला कि कहीं न कहीं ये हमें प्रभावित करें, हमें आगे बढ़ाएं। और बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगा, और एक छोटी सी कहानी आपको साझा करूँगा कि हमारे साथ ही हमारे मित्र हैं बिहार से, और भाभी जी भाई साहब यहाँ रहते हैं, तो कभी यदा कदा शाम को हम लोग बैठ जाते हैं, कुछ परिचर्चा भी होती है। तो एक दिन उनके पास घर पे बिहार के अच्छे वाले आम आए थे, तो उन्होंने रखा और हमने खाना शुरू किया। तो जब आम ख़त्म हो गई और एक छोटी सी गुठली बची, तो भाभी जी ने मुझे बोला कि भैया इस पर भी कुछ लिखिए। तो मैंने बोला कि इस आम की गुठली पर क्या, आम की गुठली पर क्या लिख सकते हैं? तो बोले सोचिए। तो खैर बात वहीं से शुरू हुई, और एक कवि की जो एक होती है ना कि अपना परिधि बढ़ने लगी। और कई दिनों से मैं ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे कुछ ख्याल आ रहे थे, और उसको पिरोने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक मुझे दोनों में एक समानता दिखी। तो मैंने एक कविता लिखी, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। कि तो कविता का शीर्षक है आम की गुठली। गर्मियों के मौसम में आम का मिठास सचमुच देता है एक अद्भुत एहसास। तो गर्मियों का मौसम है और हम सारे लोगों को पता है आम का एक एहसास। तो गर्मियों के मौसम में आम का मिठास सचमुच देता है एक अद्भुत एहसास। अंततः बचती है सिर्फ कठोर निरस गुठली, थोड़ी डरी थोड़ी सी ठिठुरी। अब मैंने उस गुठली की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, और वो गुठली कैसे बनी, कैसे पहुँची, वो उसकी थोड़ी सी कहानी है कि अचंभित है। अब उसके मैंने जीवंत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अचंभित है, भ्रमित भी है, आंखें भी नमित सी हैं। अभी अभी सोखियों में थी, संग में सहेलियाँ थी, पेड़ों की डालें थी, झूमती बहारें थी। वो कुछ देर पढ़े आम थी, उसके बाद आई और वो गुठली बन गई है। तो वही है कि अचंभित है, भ्रमित भी है, आंखें भी नमित सी हैं। अभी अभी सोखियों में थी, संग में सहेलियां थी, पेड़ों की डालें थी, झूमती बहारें थी। नियति ने मोड़ लिया, नियति ने मोड़ लिया, परिजन ने छोड़ दिया। जबरन गर्मी में तपी, धूप सही ताप सही, कच्ची उम्र में ही पककर बाजार गई। मोल लगे भाव लगे, आम हमने ख़रीदा है, लेकिन एक पहले में दूसरी भी कहानी इसमें चल रही है कि मोल लगे भाव लगे, कई कई बार लगे, अंत में बिकी भी तो दांतों से प्रहार हुए।
इतने प्रतिकार में भी हम गुठली खा के फिर हम उसको फेंक देते हैं, तो इतने प्रतिकार में भी टूटी नहीं हार कर, कूड़े में जा छपी भविष्य को निहार कर। जिंदा है आस है, मन में विश्वास है, सृजन की क्षमता है, बादलों की प्रतीक्षा है। फिर से ऊंचाइयों तक उगना है, उठना है, कूड़े की गुठली को प्रकृति पुनः गढ़ना है, कूड़े की गुठली को प्रकृति पुनः गढ़ना है। तो ये मैंने कुछ पंक्तियाँ उस घटना से प्रेरित होकर लिखी थी, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और अभी समय है, मैं कुछ और सुना सकता हूँ या आप लोग सूचित करिएगा जैसा हो। और अभी परिचय में आदरणीय सुधेंदु सर ने काफ़ी सत्या शर्मा कीर्ति मैम ने लिखा है कि बहुत ही भावपूर्ण कविता, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपको। और नीतू झा मैम ने लिखा है अच्छा जो अंदर से लिखा है, अद्भुत लिखा है। नंदा पांडे जी ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सुधेंदु सर, बहुत बढ़िया आपने लिखा है। वास्तव में थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती, बिकॉज़ वास्तव में इस मंच में मैं देख पा रहा हूँ, मैं जैसे पिछले दिनों मुझे आज मैं देख पा रहा हूँ कि आदरणीय वाजपेयी सर नहीं हैं इसमें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन 1-2 साल पहले मुझे IIT, चूँकि मैं फिर मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की और मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में HBTI कानपुर से किया, जो वन ऑफ दी प्रेस्टिजियस कॉलेज है इंजीनियरिंग के इंडिया में। फिर मैं 2 साल IIT कानपुर में रिसर्च किया और उसके बाद एक मेरा सिलेक्शन DRDO में, जहाँ पर आदरणीय अब्दुल कलाम जी थे, वहाँ पर साइंटिस्ट B के रूप में हुआ। और उसी समय मेरा सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो चिप डिज़ाइन करती है। और जैसे सर ने बताया कि जितनी भी एडवांस आप मोबाइल्स देखते हैं, कंप्यूटर्स देखते हैं, सैटेलाइट्स देखते हैं, इन सब में जो मेन दिमाग का काम होता है, जो बैकग्राउंड में सोचने का काम होता है, वो एक चिप ही होती है। एक संभवतः ऐसे समझिए कि जब आप मोबाइल पर फ़ोन मिलाते हैं तो वो दूसरे के पास जो पूरा कंट्रोल होता, दूसरा जब व्यक्ति बात कर पा रहा, संवाद कर पा रहा, तो बीच में कई चिप लगी होती जो उसको प्रोसेस करके इस संपर्क को स्थापित करने में मदद करती। तो मेरा आजीविका का क्षेत्र वही है। और तो मैं IIT कानपुर में मुझे इनविटेशन आया था, वहाँ पर एक न्यू दिल्ली पोट्री फेस्टिवल होता है, तो उस पे मैं पार्टिसिपेट किया था, मैं गया था। तो वहाँ पर मुझे आदरणीय वाजपेयी सर से मुलाकात हुई, उनको मैंने सुना, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो मैं देख पा रहा था कि इस मंच में इतने सम्मानित और इतने उच्च साहित्य के प्रबुद्ध लोग हैं, तो उनके बीच एक जुगनू सा अगर मुझे ये आज अवसर मिला है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और फिर मैंने यहाँ पर जॉब के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मैंने MBA किया इंटरनेशनल बिजनेस में, और साहित्य के प्रति ये चलता रहा। तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो सर ने मेरी धर्मपत्नी जी के बारे में बताया, और वो वास्तव में बहुत ही अच्छा सुर है। वो प्रयाग संगीत समिति से सीख भी रही हैं, उन्होंने सीखा था बट वो छूट गया था, तो अभी थोड़ा बच्चे बड़े हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जीवन एक ही है और जो करना है अभी करना है। तो वो अभी सीख रही हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती हैं। तो एक दिन मैं ऑफिस से लौटा, लगभग 8-9 बज रहे थे, ढूंढा, घर में दिखी नहीं, तो ढूंढते ढूंढते एक कमरे में गया तो देखा वहाँ पर पेंटिंग कर रही थी। तो मैंने देखते ही वो बस फिर इंजीनियर से कवि बन गया। और तो एक रचना मैंने लिखी, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा कि तो इसका शीर्षक है नई पेंटिंग। तुम्हारे उंगलियों का ब्रश, बाहों का कैनवस और आँखों में छिपे रंगों के पैमाने को मैं अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाता हूँ अक्सर। तुम्हारी उंगलियों का ब्रश, बाहों का कैनवस और आँखों में छिपे रंगों के पैमाने को मैं अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाता हूँ अक्सर। नहीं दिखती बारीकियाँ, नहीं दिखती तन्हाइयाँ, तब जब मैं तुम्हें देखता हूँ अटकेलियाँ लेते इन रंगों के साथ एकांत में इंद्रधनुषी रात में। कितनी स्पष्ट दिखते हैं तुम्हारे ये प्रयास, कैनवस पर सिमटे रंगों के साथ
दीवार पर भी, परिवार पर भी। तब जब मैं होश में होता हूँ, महसूस करता हूँ तुम्हें और इन्हें। भोर से लेकर, संभवतः ये मुझे बहुत दिल के करीब है। भोर से लेकर आधी रात तक, धूप से लेकर बरसात तक, बच्चों के साथ, कच्चे घड़ों के साथ, उनके सफ़ेद कैनवस को संस्कारों से गढ़ते हुए, उंगलियों से रंगते हुए, नन्ही नन्ही उम्मीदों के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, बिना कुछ कहे थके निरंतर, बिल्कुल अपनी नई पेंटिंग की तरह। तो कुछ इस तरह की भी रचनाएं मैंने लिखी थी, तो आप लोगों को सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और एक कविता है बस पैदल ही, जो मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इस शहरी जीवन में अच्छा, एक दिन मुझे लगा कि बहुत दिन से मैं पैदल नहीं चला, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये काफ़ी हो जाता था। काफ़ी नीतू झा जी ने लिखा, बहुत बहुत वाह, थैंक यू मैम। आपकी सत्या मैम ने लिखा है, आपकी सभी कविताएं जीवन के बहुत करीब हैं। बिल्कुल सत्य मैम करें कि मुझे विषय मुझे कुछ भी दिख जाता। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मुझे अपने जूतों में भी कविता दिखती है, मुझे अपने बच्चों में भी कविता दिखी है, मुझे अपने माँ बाप, मैंने सब पे लिखी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कविता बस वास्तव में देखा जाए तो मैंने महसूस किया, बिकॉज विज्ञान का छात्र होने की वजह, जीवन में दो पहलू होते हैं, एक आर्ट और एक साइंस। और जब साइंस की बात करते हैं तो मुझे एक जीवन एक मुझे एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन की तरह से दिखती है। और मैथमेटिक्स में लाइन की इक्वेशन को एक तरह से, जो इक्वेशन है उसको अगर मैथमेटिक्स के जिनको याद होगा संभवतः, तो उसको हम लोग लिखते थे y = mx + c। तो y जो मेरा उपलब्धि है, और m और x, m को स्लोप यानी कि दिशा बोलते हैं, और x को पुरुषार्थ, और c को अगर आप भाग्य से तौलें तो जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो दिशा और पुरुषार्थ के मल्टीप्लिकेशन से ही आती हैं, और भाग्य अपना रोल प्ले करता रहता है। तो इससे अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगर मुझे जीवन में कुछ भी अचीव करना है, अगर मुझे उसकी किसी भी चीज़ की सार्थकता सुनिश्चित करनी है, तो मुझे पुरुषार्थ, परिश्रम के साथ साथ एक सही दिशा का भी निर्धारण। मैं सुलेखा मिश्रा जी को देख पा रहा हूँ, और नमस्कार सर, बहुत बहुत थैंक यू मैम। तो अगर मुझे अपनी उपलब्धियों को सुनिश्चित करना है तो ये लाइन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो जीवन में बहुत सटीक बैठती है। तो हम सब ने बचपन से सुना, मैंने हमेशा इसको महसूस किया है कि जब भी घर में माँ बाप ने डांटा, विद्यालय स्कूल में अध्यापकों ने डांटा, आगे चल के व्यावसायिक जीवन में जो भी हमारे बुजुर्ग थे या जो भी मुझसे सीनियर थे, उन्होंने जब भी कोई बात बताई, और साहित्य मंच पर संगोष्ठियों में भी जो भी मुझे सीखने को मिला, मैंने सबको उस स्लोप यानी m में रखा, क्योंकि मुझे लगा पुरुषार्थ तो मैं कर ही रहा हूँ, मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, और अगर इस सही दिशा में होगी तभी मुझे उपलब्धि मिल पाएगी, जो लाइन की इक्वेशन भी बोलती है। तो कहीं न कहीं ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साहित्य इतना इंटीग्रेटेड हैं कि अगर वास्तव में देखें तो ये आपस में एक सर्किल की तरह हैं। तो मुझे हमेशा ये इंस्पायर करते रहती हैं। तो मुझे एक दिन लगा कि मैं पैदल नहीं चला काफ़ी दिनों से, और फिर वही कि थोड़ा सा अतीत में गया और विद्यार्थी जीवन की एक घटना याद आ गई। जब इलाहाबाद शहर में रहते थे और कभी कभी ऑटो या टेम्पो लेकर रात में निकलना होता था, 10-11 बज जाते थे, और फिर वो जहाँ पर छोड़ता था वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर अंदर खेतों की पगडंडियों से होते हुए गाँव में पहुँचना होता था। तो उसको मैंने 2 साल पहले लिखी थी, जो मैंने मेरे स्वर में भी रखी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और इसका शीर्षक है बस पैदल ही। कई दिनों से पैदल नहीं चला, कई दिनों से पैदल नहीं चला, सुनसान रास्तों में अकेले चलते चलते वो सपने भी नहीं देखा जिसमें धुंधला सा भविष्य दिखता था, जिससे दिल धड़कता था। ममता किरण मैम ने तालियां बजाई, थैंक यू मैम। तो कई दिनों से पैदल नहीं चला, सुनसान रास्तों में अकेले चलते चलते वो सपने भी नहीं देखा जिसमें
धुंधला सा भविष्य दिखता था जिससे दिल धड़कता था। मुझे याद है पढ़ाई के दिनों कई बार शहर से रात के सन्नाटे में बागों और खेतों के बीच बनी पगडंडियों से झींगरों की आवाज़ से परे बारिश की टप टप के बीच सिर्फ चांद की रोशनी में गांव चला आता था, बस पैदल ही। डर भी लगता था, थकन भी होती थी, दिल भी धड़कता था। डर भी लगता था, थकन भी होती थी, दिल भी धड़कता था, पर फिर भी चलता था। बस माँ से मिलने की तड़प, उसके हाथ से बनी रोटियों की महक, सपनों को जीतने की ललक खींचती रहती थी पैरों को, देती रहती थी गति उभरते हौसलों को, और इसी आवेग में तय कर लेता था कई कई मील, बस पैदल ही। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती कविता, क्योंकि उन दिनों में तो वो संघर्ष लगते थे, लेकिन आज तो लगा कि यार नहीं, वो नींव अगर मजबूत नहीं होती और वो संस्कार नहीं मिले होते, वो जो एक साइंस की जो डायमंड, में बच्चों को भी समझाता हूँ कि जो हीरा और कोयला में बस अंतर यही होता है कि कोयले को जब मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर पर रखा जाता है तो जाकर वो हीरा बन पाता है। तो हम सबको कहीं न कहीं अगर हीरा बनना है जीवन में, तो उस उच्च ताप और उस उच्च टेम्परेचर, उस तापमान से गुजरना होगा, और घर में रहकर तो संभवतः चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये मैंने कुछ रचनाएं आप लोगों को जो मेरे स्वर में रखा है। तो मैंने आज के इस कार्यक्रम को 3 फेज में रखने की कोशिश की थी। एक तो मेरे स्वर से पहले जो मैंने 1-2 गीत सुनाए, एक मेरे स्वर से जो मैंने अभी सुनाया, और 1-2 कविताएं जो मैंने रिसेंटली अभी कुछ 2-4 ये लॉकडाउन कोविड-19 की सिचुएशन में जहां टफ समय से हम सारे लोग गुजर रहे हैं, और कहीं कहीं हम सब जीवन में एक परिवर्तन शुरू हुआ है, और तो उससे कुछ संवेदनाएं मज़दूरों की को लेके ढेर सारी बातें हुई, तो कहीं न कहीं विचलित हुआ, और उससे जुड़ी हुई 1-2 रचनाएं हैं, तो मैं उनको सुनाऊंगा और उसी के साथ आज अपनी बात को समाप्त करूंगा। उससे पहले मुझे एक मैंने नया जूता ख़रीदा, और तो वो पहनकर टेनिस खेल रहा था। तो मेरे जो कोच थे उन्होंने बोला, सर आज आपके जो कदम हैं ना तेज़ हो गए हैं। तो मुझे लगा कि कदम कैसे तेज़ हो सकते हैं, तो बोले आपके जूतों में ऐसा क्या है, तो इस पे कुछ लिखिए। फिर मैं खेल के तो चला आया और अपने वाइफ से बोला कि यार ये ऐसा सर ने बोला है, तो उन्होंने बोला कुछ सोचिए। तो मैंने एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक है मुझे खुशी मिलती है, और उसकी बैकग्राउंड मैंने आपको रखा है, तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे पैरों में ही सही, पर मुझे खुशी मिलती है। मुझे खुशी मिलती है तब जब मैं तुम्हें किसी तेज कांटे की चुभन से बचा लेता हूँ। मुझे खुशी मिलती है तब जब मैं तुम्हें किसी तेज कांटे की चुभन से बचा लेता हूँ, तुम्हें किसी बिगड़ैल पत्थर की ठोकर से संभाल लेता हूँ, बिना बताए बिना जताए एक बचपन के मित्र की तरह। मुझे खुशी मिलती है जब भी तुम्हारे कदमों को, मुझे खुशी मिलती है जब भी तुम्हारे कदमों को मंजिल की तरफ बढ़ने में तनिक भी तीव्र कर पाता हूँ। न जाने कितनी दौड़ों में तुम्हारी जीत की वजह बन जाता हूँ। तालियां तुम्हें मिलती हैं और चुपचाप मैं मुस्कुराता हूँ, किसी गगनचुंबी इमारत की नींव की ईंट की तरह। तुम मेरी फिक्र करो या ना करो, संभवतः हम उसको चौखट के बाहर ही रखते हैं। तुम मेरी फिक्र करो या ना करो, मुझे अपने चौखट के अंदर या बाहर रखो। तुम मेरी फिक्र करो या ना करो, मुझे अपनी चौखट के अंदर या बाहर रखो, पर मुझे खुशी मिलती है जब लोग तुम्हारी स्थिति का मूल्यांकन मुझसे करते हैं, तुम्हारी तरक्की मुझसे तौलते हैं।
और जब तुम्हारे संघर्षों की थकन मुझसे परखते हैं। मैं चाहूँगा इस पे ये बहुत मेरे दिल के करीब लाइनें हैं कि जब लोग तुम्हारी स्थिति का मूल्यांकन मुझसे करते हैं, तुम्हारी तरक्की मुझसे तौलते हैं, और जब तुम्हारे संघर्षों की थकन मुझसे परखते हैं, तब सचमुच मुझे खुशी मिलती है अपने इस धूमिल स्वरूप से, अपने ज़मीनी वजूद से आजीवन निरंतर। तो जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि कविताएं मुझे श्री भगवान पांडे जी बहुत क्या बात है, अच्छी रचना, जूता बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। कविता के लिए मुझे जो भी दिख जाता है, कहीं न कहीं मुझे हर चीज़ में इंस्पिरेशन दिखती है और मैं कुछ पंक्तिबद्ध करने की सदैव ही कोशिश करता रहता हूँ। और फिर और जो नीतू झा मैम ने लिखा है, सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अद्भुत भाव, साधुवाद, थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। तो मैं अब आज दो और रचनाएं आप लोगों को सुनाऊंगा। मैं सुधेंदु ओझा सर से बोला था कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे को बहुत ज़्यादा ऐसी कोई कहानी भी नहीं आती और कोई ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़या भी नहीं है जो मैं क्या सुनाऊंगा। तो उन्होंने बोला तुम ये कविता सुनाओगे, कविता के लिए तुम आमंत्रित हो। तो फिर मैंने अपने आप को कविता तक ही सीमित रखा है और थोड़ी उससे जुड़ी हुई घटनाएं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे और जो भी त्रुटियाँ होंगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इस पर भी काम होगा। तो दो बहुत ही लेटेस्ट जो पिछले कुछ हफ्तों में लिखी है, मैं आज मेरे स्वर में क्या है वो मैं सुन प्रस्तुत करूँगा और उसी के साथ आज की इस कार्यक्रम को मैं अंत की तरफ ले जाऊंगा। थोड़ा इसमें मात्राओं में वो है, मुझे अभी सर के सुधेंदु सर के साथ थोड़ा इस पर सीख रहा हूँ। उनसे मैंने कुछ अनुरोध किया था कि मुझे बताइए कि ये मात्राओं का क्या चक्कर होता, तो उन्होंने मुझे कुछ मार्गदर्शन किया है। एक कुछ गज़ल सी है, पता नहीं वैसी है, सटीक लिख पाया हूँ नहीं, लेकिन भाव मैंने जो रखे हैं वो आप सब तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। कि डरा सहमा शहर शहर क्यों है, डरा सहमा शहर शहर क्यों है, खौफ फैली डगर डगर क्यों है। नहीं रुकती थी जो कभी दुनिया, नहीं रुकती थी जो कभी दुनिया, दर बदर बिखरी इस कदर क्यों है, डरा सहमा शहर शहर क्यों है। भीड़ में कल जिंदगी संवरती थी, भीड़ में कल जिंदगी संवरती थी, आज नज़दीकियाँ जहर क्यों हैं, खौफ फैली डगर डगर क्यों है। परिंदे कफस में जो घुटते थे, कफस मैंने पढ़ा था, उर्दू का शब्द शायद पिंजरे के लिए यूज किया जाता है। परिंदे कफस में जो घुटते थे, सड़क पर इतने बेफकर क्यों हैं, खौफ फैली डगर डगर क्यों है। फलक के उस तरफ जो तकती थी, फलक के, मैं थोड़ा साइंस और विज्ञान की तरफ ले जा रहा हूँ आकर्षण, कि फलक के उस तरफ जो तकती थी, इतनी खामोश वो नज़र क्यों है। आज हम इस वायरस का मेडिसिन भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, पूरा विश्व विज्ञान साइंस सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो लेकिन उसी पर एक व्यंग है कि फलक के उस तरफ जो तकती थी, इतनी खामोश वो नज़र क्यों हैं, और दरे मस्जिद पे जो मिला करती, दरे मस्जिद पे जो मिला करती, दुआएं सारी बेअसर क्यों हैं, खौफ फैली डगर डगर क्यों हैं, डरा सहमा शहर शहर क्यों हैं। तो आज तत्कालीन जो मैंने महसूस कर रहा हूँ, मैंने उनको लिपिबद्ध करने की कोशिश की है।